तो चैप्टर का नाम है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा और जो 2024 के लिए रिवाइज सिलेबस आया है उसके हिसाब से पढ़ाऊँगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन इसका सीबीएसई बोर्ड्स या फिर आप किसी भी बोर्ड से उससे बाहर नहीं जाएगा और नीट में भी इससे बाहर नहीं ही जाएगा। बिकॉज ये पूरा मैं एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको जितना पढ़ाऊँगा उसके बाद में एक एनसीईआरटी का भी लेक्चर दे दूँगा जिससे आपको पता लग जाए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है कि नहीं, है ना। और एक बार जब आप देख लेना तब आप जज कर लेना। तो जब हम अपना ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले जो हमारा पहला पैराग्राफ है जो चैप्टर का, जो इंट्रोडक्टरी पैरा होता है एक, है ना, उसमें कुछ बातें लिखी हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ पहले। तो सबसे पहले इसमें बात करी गई है O2 के बारे में, कि जो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग होता है उसके बारे में एक तरह से बात करी गई है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो हम यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन। अब यहाँ पे अब पूछोगे इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन क्या होता है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ब्रेक डाउन करते। जैसे कि इसको मैं बताता हूँ आपको, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि ये मैं पेज लिया, मैं ऐसा देता हूँ, आप देख लेना। जैसे कि हम कोई भी चीज़ है उसको हम पर डायरेक्ट ब्रेक डाउन, जैसे कि उसमें 100 जूल की एनर्जी देनी है ना, एक इस चीज़ को ब्रेक करेंगे तो हम उससे 100 जूल की एनर्जी मिलेगी। बट हमारे पास उतना नहीं है कि हम 100 जूल की इतनी ज़्यादा एनर्जी एक बार में हार्नेस कर पाए। जैसे कि आप सन का एग्जांपल ले सकते हो, सन हमको इतनी एनर्जी देता है पर प्लांट उसका सिर्फ 1% ही हार्नेस कर पाते हैं। सेम कहानी यहाँ पर भी होती है। जो हम बॉडी में हमारे जो जब ब्रेक डाउन होता है ना, किसी भी मॉलिक्यूल को जब हमारे ब्रेक डाउन होता है ना, तो उसमें हमारी एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि मान लो 100 जूल एनर्जी होती रिलीज हुई, तो उसको हम एक बार में पूरा नहीं यूटिलाइज कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उसको स्टेप वाइज ब्रेक डाउन करते हैं, स्टेप्स में ब्रेक करते हैं, है ना। जैसे कि इसको ब्रेक डाउन चलेगा, स्टेप्स में चलेगा बहुत सारे, और हर स्टेप में समझ लो कि 25 जूल 25 जूल एग्जाम्पल के बता रहा हूँ मैं ताकि वो समझ जाओ, है ना। ऐसी आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है ना। तो आप इसको अलग अलग टाइम पे रिलीज होगी तो आप उसको 25-25 जूल आप हार्नेस कर सकते हो आराम से। मतलब एक बार में जैसे 100 जूल रिलीज हो जाएगी तो आप इसे अच्छे से नहीं मतलब यूज़ कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन का, डायरेक्ट ब्रेक डाउन नहीं होता। बिकॉज जब यहाँ पे जैसे मॉलिक्यूल्स है, जो आपके ग्लूकोज अमाइनो एसिड या फैटी एसिड, जब उनका डायरेक्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, तो बहुत सारी एनर्जी हमारी वेस्ट चली जाएगी कि हम उतना हार्नेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम उसका इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप वाइज। तो होप आपको यही लाइन समझ में आ गई होगी। मैं बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। टाइम चाहे कितना भी लगे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो यही यहाँ पर बताया गया, देख लेना पीछे। सिंपल मॉलिक्यूल है वो टूटते हैं, है ना, उससे एनर्जी और CO2 बनती है ना। इस एग्जाम्पल मैंने एक नीचे दे दिया है। जैसे कि हमारा C6H12O6 है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। तो ये हमारा ब्रेकडाउन जब होता है तो इससे हमें क्या मिलता है, CO2 मिलता है, H2O निकलता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो इस एनर्जी को तो हम यूटिलाइज कर लेते हैं अपने लाइफ प्रोसेस के लिए। और जो ये CO2 है, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक्सेल कर देते हैं। जब रेस्पिरेशन टाइम से हम एक्सेल कर देते हैं ना, बाहर होती है, ये हार्मफुल होती है। और जो एक रिएक्शन है ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। और अगर आपको नहीं पता कि एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में फ़र्क क्या है। उसके लिए फिर से मैं अपना वाइट पेज जाता हूँ। तो पहले मैं बताता हूँ कि एनाबॉलिक और रिएक्शन रिएक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, है ना। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कुछ फॉर्म हो रहा हो, जैसे कि जिसमें दो छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के बड़ी चीज़ बन रही है तो इसको हम एनाबॉलिक कहेंगे। और कैटाबॉलिक किसमें, जिसमें एक बड़ी चीज़ टूट के छोटी छोटी चीज़ें बन रही हो। और हम इसको अब इधर की एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसको खुद दिखाता हूँ। ये इधर ही क्या हो रहा है, एक ही इधर बड़ी चीज़ है ना, C6H12O6, ये दो छोटी छोटी चीज़ों में टूट रही है और उसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पे, कैटाबॉलिक रिएक्शन को नाम दिया है हमने। मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ एक बार। जैसे कि इधर ये है, ये हमारा कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया, है ना। इसका जो अपोजिट होता, मतलब CO2 प्लस H2 कंबाइन कर दे, तो अगर वो C6H12O6 बना लेते तो ये हमारा क्या होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन होता है ये हमारा, क्योंकि इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के बड़ी चीज़ बन रही है। तो ये इधर और पर हमारा रेस्पिरेशन, और ये जो हमारा होता है ये वाला प्रोसेस, ये हमारा फोटोसिंथेसिस का टाइम होता है, जब हमें एयर से एक प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सॉइल से वाटर लेता है और उससे वो ग्लूकोज बना लेता है। बट जब हम ब्रीदिंग करते हैं तब हमारे बॉडी में ये कैटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा होता है, जिसमें क्या होता है कि हम ग्लूकोज लेते हैं और उसको CO2 प्लस H2 में कन्वर्ट करते हैं, साथ में एनर्जी जो निकलती है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद हमें ब्रीदिंग के बारे में बताया गया है। तो इधर मैं ये पढ़ाने से आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो NCERT है ना, उसमें हमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को सेम कंसिडर करने के लिए कहा है।
तो ये सेम नहीं होते। अगर किसी को पता करना हो या फिर किसी को पता हो तो वो देख लेना कि इनका मतलब क्या होता है। लेकिन हम एनसीईआरटी की तरफ चलेंगे बिकॉज जो एनसीईआरटी में लिखा है भाई वही आने वाला है ना, वही माना जाएगा और कुछ माना भी नहीं जाएगा। तो इसमें ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन कहा गया है, रेस्पिरेशन को ही ब्रीदिंग कहा गया है। तो ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग जैसे हमें पता है, हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं, क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन एटमोसफियर से अंदर लेते हैं और जो CO2 बनती है बॉडी के अंदर उसको हम बाहर निकालते हैं। तो यही प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं हम। हो गया, बस डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमोसफियर विद CO2 प्रोड्यूस इन सेल, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये इंट्रोडक्टरी पैरा होता है, मैंने एकदम बिल्कुल अच्छे से समझाया है ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। और इसके अलावा कुछ नहीं है इंट्रोडक्टरी पैरा में। इसके अलावा फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर से। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, तो अब हमारे टॉपिक है 7.1 का जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो इसमें हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताया कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। बिकॉज हमें तो लंग्स है बट सब में लंग्स नहीं होते ना। तो इसमें यही बताया गया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पायर करता है। जो सबसे पहले आते हैं वो हमारे लोअर इनवर्टिब्रेट है ना। इसमें क्या होगा, पॉलीफेरा या फिर स्पॉन्जिस होगा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा का नहीं बोला और फ्लैटवर्म के बारे में बताया है ना। तो पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा को हटा दो और फिर क्या प्लेटीहेल्मिन्थेस है ना, फ्लैटवर्म। इन तीनों में बॉडी सरफेस से होता है ना। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। तो इनके पास कोई ऑर्गन भी नहीं होता। ये टिश्यू लेवल के है ना, ये टिश्यू लेवल का, ये भी टिश्यू लेवल का, इसमें ऑर्गन लेवल की है। ये स्पॉन्ज सेलुलर लेवल का, सॉरी स्पॉन्ज में सेलुलर लेवल होता है और ये टिश्यू लेवल का होता है सिलेंट्रेटा। और प्लेटवर्म जो हमारा टेपवर्म होता है या फिर वो किस ऑर्गन लेवल का होता है ना। बट ऑर्गन इसमें डेवलप नहीं होते बिकॉज ये आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे, इसको मैं यहाँ पे नहीं बता रहा कुछ। तो इनका जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो बॉडी सरफेस होता है ना, वो अपनी बॉडी की सरफेस से करते हैं। जैसे कि आपको ये फ्लैटवर्म होता है, जैसे कि आपको क्या जो आपकी बॉडी में रहता है ना, ये फ्लैटवर्म बना लेता हूँ मैं, टेपवर्म, टेनिया इसका नाम होता है। तो ये अपनी बॉडी सरफेस से ही रिस्पायर कर लेता है। इस सरफेस, जैसे कि बॉडी सरफेस है ये है ना, इससे ये अपनी बाहर CO2 निकाल देगा और अंदर ऑक्सीजन ले लेगा। तो ये अपनी बॉडी सरफेस से ही रिस्पायर कर लेता है। ऐसे ही सेम फिनोमिना तीनों में होता है। इसके बाद हमारा आता है अर्थवर्म। आपने अर्थवर्म को देखा होगा, वो अपनी स्किन से या फिर मॉइस्ट क्यूटिकल से रिस्पायर करता है ना। अर्थवर्म आपने देखे होंगे, जिसे आप कान खजूरा कहते हो, बचपन में बच्चे डरते थे वही। इसके बाद हमारे इंसेक्ट आता है ना। इंसेक्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, इस हमारे में इंसेक्ट में हमारे आर्थ्रोपोड्स आते हैं। और आर्थ्रोपोड्स में क्या पता, शायद से आपने जो एक टिश्यू चैप्टर है उसमें आपको उसके बारे में बताया गया है, कॉकरोच के बारे में है ना, वो हमारा इसी में फॉल करता है। तो कॉकरोच को आप याद कर लोगे तो हम आपको इंसेक्ट का पता याद आ जाएगा कि क्या होता है। तो कॉकरोच में हमारे क्या होता है, ट्रैकिया है ना, 10 पेयर्स ऑफ ट्रैकिया होते हैं। तो सेम वही इन सारे इंसेक्ट्स में ट्रैकिया ही होता है। और ट्रैकिया किसी ट्रैकियल ट्यूब्स से बना होता है। इसके बाद हमारा आता है मॉलिस्क है ना। मॉलस्क का किंगडम सुना होगा ना, मॉलस्क किंगडम। और जो ऑर्थ्रोपोड में जो एक्वाटिक होते हैं, मतलब पानी के अंदर होते हैं है ना। पानी के अंदर तो भाई ऑफकोर्स की बात है, चाहे मॉलस्क तो पानी के अंदर ही होते हैं है ना। मॉलस्क का एग्जांपल क्या हो गया, एक पाइला। अभी जाके उन्होंने सीपियाँ देखी होंगी ना, सीपियाँ जिसके अंदर मोती निकलते हैं, वो तो एक्वाटिक होते हैं ना। तो सारे मॉलस्क और क्या आ जाएंगे इसमें, मॉलस्क में हमारे वो आ जाएंगे, ऑक्टोपस आ जाएंगे। तो मॉलस्क और जो पानी में रहने वाला एक्वाटिक आर्थ्रोपोड है उनमें गिल्स होता है ना, क्योंकि पानी के अंदर रहता है। तो पानी के अंदर तो भाई गिल्स ही होता है, मैक्सिमम में सब में गिल्स ही होता है पानी के अंदर जो भी रहते हैं। हाँ, अगर वो एम्फीबियन है तो उनमें और भी कुछ होगा, लेकिन पानी के अंदर है तो गिल्स तो कंपलसरी होता है। तो इसको हम गिल्स से जो रेस्पिरेशन होता है इसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं है ना। ये कोई पढ़ाता नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, इसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। बिकॉज बोर्ड्स में क्या पता ना आए, लेकिन निगेटिव में भाई ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। और अब तो सिलेबस डिलीट हो गया है तो अब चांसेस बढ़ चुके हैं कि वो कहीं किसी भी कोने से पूछ लें। और गिल्स क्या होता है, कि हमारे स्पेशल वेस्कुलराइज टिश्यू होता है ना इसके। तो हमारे ये क्योंकि मॉलस्क और एक्वेटिक में हमारा गिल्स होता है। इसके बाद हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म पे आते हैं, मतलब हमारे ऊपर ही आ जाते हैं ना। हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं, हम किससे, लंग्स से रिस्पायर करते हैं। और इस तरह के रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो हमारे लंग्स से होता है उसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन होते हैं। और एक वेस्कुलराइज बैग की मदद से होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, लंग्स कहेंगे। मतलब लंग्स से हमारा वेस्कुलराइज बैग हो गया, उसी से हम रिस्पायर करते हैं। इसके बाद हमारे बचे, इसके बाद हमारी फिश। तो फिश का सबको बचपन से पता होता है कि भाई फिश जो है गिल से रिस्पायर करती है। और फिर फिश के बाद जो हमारे देखो मैमल में 5 क्लास होते हैं ना, फिश और फिर ये रेप्टाइल, बर्ड, मैमल है ना। तो उसमें उसमें एम्फीबियन भी ऐड कर लो, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। बर्ड का तो आपको पता ही होगा भाई, लंग्स होते हैं, और रेप्टाइल में भी लंग्स होते हैं है ना। और एम्फीबियन में फ्रॉग के बारे में आपने सुना होगा कि फ्रॉग पानी में भी और ज़मीन पे दोनों जगह रिस्पायर कर सकता है।
तो इधर ये कि एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल ये लंग्स से रिस्पायर करते हैं, इनके पास लंग्स होते हैं, है ना। और अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो मैं बर्ड्स का बताता हूँ, बर्ड्स के पास पता कैसे होते हैं, ये आप क्योंकि एनिमल किंगडम में भी आपने पढ़ा होगा या फिर पढ़ोगे, तो ये को बता दो तो कोई दिक्कत नहीं है। बर्ड्स के पास जो लंग्स होते हैं ना वो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हमारे जो नॉर्मल लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे हमारे नॉर्मल लंग्स ऐसे टाइप के होते हैं, है ना, बस ऐसे नॉर्मल होते हैं, है ना। मुझे अच्छे से ड्राइंग नहीं आती, मतलब बता रहा हूँ ऐसे ही होते हैं, है ना, यहाँ से कनेक्ट होते हैं ये। लेकिन जो बर्ड्स के होते हैं ना वो कुछ अलग होते हैं इससे, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल ह्यूमन नॉर्मल लंग्स, बट जो बर्ड्स के होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मैं बना लेता हूँ पहले, कि आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर से पढ़ लो तो। उसमें अलग से कैविटीज़ भी होती है बहुत सारी एक बर्ड के लंग में, जिसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रखने में मदद करती हैं। तो ये बर्ड्स के लंग्स होते हैं, है ना, बर्ड के लंग कुछ ऐसे होते हैं, है ना। तो हम वापस टॉप पे आते हैं। तो वही बताया गया कि एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल के लंग्स होते हैं। और जो हमारे इसमें फ्रॉग होता है भाई, फ्रॉग भाई साहब दोनों लेके बैठा है। फ्रॉग के पास देखो एम्फीबियन है तो उसमें लंग्स भी हैं, और फ्रॉग मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पायर करता है। इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह के रेस्पिरेशन को जिसमें स्किन से रेस्पिरेशन होता है उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो फ्रॉग क्या पानी में भी रेस्पायर कर सकता है, किसकी मदद से, स्किन की मदद से, और जब ज़मीन पर आएगा तो लंग्स की मदद से। तो इसका तो हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है, इसका अगला अगला सब टॉपिक हमारा चालू होगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।